साथियों, जय भीम। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रथम चरण में 102 सीटों पर मतदान हो चुका है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार जिन सीटों पर अभी तक चुनाव हुआ, उन सीटों पर मतदान का औसत 61% रहा, जो पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में उन्हीं सीटों पर लगभग औसत 2% कम मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की जो पश्चिम की सीटें 8 जिन पर चुनाव हुए, उन सीटों पर एवरेज 61% मतदान हुआ, जो कि पूर्व में 66% मतदान था। आप समझ सकते हैं कि 5% वोटिंग कम हुई। जहाँ तक मेरा अनुमान है, वोटिंग कम होने का कारण वर्तमान सरकार की नीतियों के प्रति लोगों की उदासीनता। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के मतदान में जिस प्रकार से मुस्लिम और दलित समाज के लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया प्रशासन के बल पर, वह काफ़ी दुखद है। प्रथम चुनाव का मतदान काफ़ी हलचलों से भरा रहा और कई जगह झड़पें हुईं। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छे निशान नहीं हैं, क्योंकि पूर्व में टी.एन. शेषन और एम.एस. गिल ने जिस प्रकार से चुनाव कराए, उन चुनावों के मद्देनज़र देश में काफ़ी कम इस प्रकार की घटनाएं हुई। साथियों, मैं बताता चलूं, प्रथम चुनाव के मतदान के बाद अब द्वितीय चरण के मतदान की बारी है, जो 26 अप्रैल को होने जा रही है। आज 24 अप्रैल है। आज शाम 5 बजे द्वितीय चरण के मतदान की वोट मांगने की जो समय सीमा है, वो समाप्त हो जाएगी। प्रथम चुनाव के मतदानों के रुझान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी, ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी अर्थात जो गुजरात लॉबी है, उसके अंदर कुछ बौखलाहट सी नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपने पिछले 10 वर्षों में जो कार्य किए, जनता के सामने अपने कार्यों को रखना चाहिए था, लेकिन वह अपने उसी पुराने एजेंडे पर कायम है। राम मंदिर का मुद्दा हो, हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुद्दा हो, प्रधानमंत्री और उनकी टीम इन मुद्दों से चूक नहीं रही है। 14 अप्रैल को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान नहीं बदलेगा, अगर डॉक्टर अंबेडकर भी आ जाएं, तो वो भी भारतीय संविधान को नहीं बदल सकते। मेरी समझ में यह उनकी बचकानी सोच का प्रतीक है। भारत के प्रधानमंत्री को इस प्रकार की टिप्पणी शोभा नहीं देती है। बाबा साहब स्वर्गीय हैं और उन्होंने भारतीय संविधान को लिखने में अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया। भारतीय संविधान की मूल आत्मा उसकी संवैधानिक ढांचे में है, जो लोगों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करती है, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रमुख अधिकार है, और ये अधिकार भारत के समस्त नागरिकों और संस्थाओं को जाता है। परंतु अभिव्यक्ति की आज़ादी के आधार पर हम इस प्रकार का वक्तव्य ना दें, ताकि दूसरों की भावनाएं आहत हों। साथियों, जो व्यक्ति जन्म लेता है, वो किसी न किसी धर्म, किसी न किसी जात से ताल्लुक़ रखता है। ये भारत की परंपरा है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम, यही हमारी संस्कृति है कि पूरा विश्व ही हमारा घर है। उसके साथ सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज ख़ास तौर से मुस्लिम और हिंदुओं के बीच ध्रुवीकरण की जिस प्रकार की राजनीति करती है, वह उचित नहीं है। गिरिराज सिंह जिस प्रकार से उन्होंने वक्तव्य दिया कि पाकिस्तान परस्त, तो इस देश में आखिर पाकिस्तान परस्त कौन है? जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने,
और भारत की बिना राय के वे पाकिस्तान चले गए और वहाँ उनकी जो वर्तमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उनसे मिलकर उनकी माताजी को साल भेंट की और वहाँ बिरयानी खाई, ये किसी से छुपा नहीं है। तेजस्वी ने मछली खाते हुए एक पोस्ट डाली, उस पर काफ़ी बवाल हुआ, कई अंडे पर बवाल हुआ। ये कोई राष्ट्रीय मुद्दे नहीं। राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो मेरी दृष्टि में एक मुद्दा है, वो है जनसंख्या वृद्धि, ओवर पॉपुलेशन। इस देश की जनसंख्या के हिसाब से जो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है वह बढ़ नहीं रहा है, इसलिए हमें अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। कम से कम जनसंख्या अगर घटे ना तो बढ़े भी ना, हमें इसको स्थिर यानी कि कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे जनसंख्या के प्रभाव से महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा, ये तमाम प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं चली आ रही हैं वर्षों से, वो समाप्त नहीं हो रही हैं। और कोई भी राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय दल हैं, जिनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों की केंद्र में सरकार रही है। लगभग 55 वर्षों तक कांग्रेस ने केंद्र में राज किया और 16 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने। ये कुल मिलाकर के 70 वर्ष होते हैं और भारत को आज़ाद हुए लगभग 80 वर्ष होने जा रहे हैं। बाकी की जो सरकारें हैं उन्होंने कुल मिलाकर के 10 वर्षों तक भारत में शासन किया। ऐसी स्थिति में जब बीपी सिंह की सरकार के बाद जो सरकारें बनी, जिसमें चंद्रशेखर, एस.डी. देवेगौड़ा, इंद्रजीत गुजराल रहे, उन्होंने भारतीय सोने को विदेशों में गिरवी रख दिया। उसके बाद जब पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उन्होंने उस सोनों के भारत से छुटाया। अभी हाल के प्रधानमंत्री जिनकी छाती 56 इंच की है, उन्होंने भी जो है सोने को गिरवी रखा और उस पर कई लाख करोड़ रुपए कमाए। साथियों, मेरा कहना है कि जो स्टेटमेंट अभी भारत के प्रधानमंत्री ने दिया कि कांग्रेस की सोच मुस्लिम लीग से मिलती है, जब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग नाम का शब्द है नहीं, तो फिर मुस्लिम लीग से क्यों मिलती है। दूसरी बात, यह बार बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन के नारे को, जो कि इंडिया अलायंस है, उसको इंडिया शब्द कहने में जो व्यक्ति इस प्रकार से झिझक महसूस करता हो, हम इस प्रकार कैसे उसे स्वीकार कर लें कि वो भारत का प्रधानमंत्री है और उसकी मानसिकता किस प्रकार की ये आसानी से समझा जा सकता है। भारत दैट इज़ कॉल्ड इंडिया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दल वाकई में बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति थोड़े से भी निष्ठावान हैं तो कम से कम उन्हें सम्मान नहीं दे सकते तो उनकी गरिमा को भी ना गिराएं। ख़ास तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूँगा कि वे अनर्गल अनाप शनाप बयान ना दें, जो ज़मीनी मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाएं। और भारत के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी करते हैं, देश को गुमराह करते हैं, मेरे हिसाब से भारत के चुनाव आयोग द्वारा उन पर पूरे चुनाव के दौरान प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश हो, भारतीय संविधान और उसकी गरिमा से बड़ा नहीं है। हमारा संविधान सर्वोपरि है। रही बात संविधान में संशोधन की, संविधान का जो संशोधन अनुच्छेद 20 है, भारतीय संविधान में संशोधन की अनुमति देता है। भारतीय संविधान में अब तक 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। जो मूल संविधान था उसमें काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। अगर इस सरकार को कुछ गलत लगता है तो अनुच्छेद 20 का उपयोग करते हुए भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इनके नेता जैसे अनंत हेगड़े, उसके बाद में जो हैं अरुण गोविल जो मथुरा से प्रत्याशी हैं, मेरठ से प्रत्याशी हैं, वो ये बात कह चुके हैं कि भारतीय संविधान में कुछ परिवर्तन संभव है, इसलिए उनको 407 सीट चाहिए, जो कि 2/3 बहुमत के करीब होती हैं। तो भारतीय संविधान अगर इतना बुरा है तो यह भारतीय संविधान की इतनी प्रशंसा क्यों करते और बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धा के सुमन
उनके जन्मदिन और उनके परिनिर्वाण दिवस पर क्यों वर्जित करते हैं। साथियों, जिस प्रकार से ये जो गुजरात लॉबी है, ख़ास तौर से जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम आता है, ये संघी हैं। ये जो खाकी हाफ पैंट पहनने वाले लोग हैं, कहते हैं राष्ट्रवाद का नारा देने वाले, वास्तविक रूप से ये मनुवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत में ब्राह्मणवाद की स्थापना करना चाहते हैं और इसीलिए भारतीय संविधान उनके आड़े आता है। उनकी विचारधारा गोडसे और मनुवादी है। बाकी के जो लोग हैं उनकी विचारधारा अम्बेडकरवाद से जुड़ी हुई है, जो सभी को बौद्ध के मूल मंत्र समता, समानता, स्वतंत्रता पर निर्भर हमारा भारतीय संविधान, जो कि बौद्धों उपदेशों में त्रिपिटकों से कई उसके अंश लिए गए हैं, ये बाबा साहब की महानता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएंगी, जिसमें से 7 लोग थे बाबा साहब को मिलाकर के, अगर बाबा साहब को एक तरफ कर दें तो बाकी के लोगों का योगदान कितना है ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन सच्चाई कोई कहता नहीं है। साथियों, आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जो अपना मुख्य रूप से कांग्रेस ने अपना विजन रखा है, अपना मैनिफेस्टो दिया है, जिसमें 5 वायदे और 25 गारंटियाँ दी हैं, मेरे ख्याल से जनता को उनके संदर्भ में सोचना चाहिए। ख़ास तौर से दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों में मुस्लिम समाज और जो अति पिछड़ा वर्ग है, ये वर्ग किसी भी रूप में मोदी की सरकार को वोटिंग ना करे, वो जाकर के अपनी वोटिंग सीधे इंडिया गठबंधन के पक्ष में करे, ताकि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदला जा सके। 10 वर्ष हो गए, जुमलेबाजी की हद होती है, चाहे वो डसॉल्ट का मामला हो, पेगासस का मामला हो, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, डीजल और पेट्रोल, इन दोनों को जीएसटी में लाने की बात हो, देश में शराब को एक सीमा तक ही परोसा जाए, इसके लिए जो ठेके हैं देश के प्रत्येक राज्यों में कम किए जाएं, जो नारकोटिक्स की सप्लाई विदेशों से हमारे देश में हो रही है, जो हमारे जहाज़ हैं वो पोर्टों पर लैंड होते हैं, उनकी तलाशी अच्छे से होनी चाहिए और देश में जो आर्थिक असमानता है उसको दूर किया जाए, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। ये पूरा विजन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिखाई पड़ता है। जो राहुल गांधी एक्सरे की बात करते हैं, वास्तविक रूप से सही है। व्यक्तियों का एक्सरे तो होना चाहिए जिसमें उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता चल सके। जब तक यह समझ में नहीं आएगा तब तक जो हमारा वित्त आयोग था, जिसको कि अब न्याय आयोग कहते हैं, उसकी भूमिका गौड़ हो जाती है। हमें अपनी संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए, जैसे चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, कॉलेजियम में बदलाव करना चाहिए। चुनाव आयोग के गठन को लेकर के प्रधानमंत्री को बाहर हो जाना चाहिए, इसमें विपक्ष का नेता, सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश और जो हमारे देश के एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी एक कमेटी का गठन कर चुनाव आयोग की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि सरकार का इसमें कोई दखलंदाजी ना रहे। सरकारें आएंगी जाएंगी, लोग जन्म लेंगे, लोग मरेंगे भी, अमर कोई नहीं है, लेकिन हमारा भारत देश एक विकास के पथ पर अग्रसर हो, ये हमारी कामना है। साथियों, मैं बताता चलूँ, जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हमने कश्मीर से अनुच्छेद, जिसको कि वो धारा कहते हैं, उसको हटा दिया है। हकीकत ये है कि धारा 370 अभी भी जो है वो संविधान का हिस्सा है। उसमें कई बदलाव पहले हो चुके हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ताओं ने जो गोदी मीडिया के चैनलों पर बैठ के वक्तव्य दिए, वह किसी से छिपे नहीं हैं। कुछ चैनल जैसे एनडीटीवी, 1-2 और चैनल अच्छे पत्रकार हैं, जिस प्रकार से मोदी की सरकार ने उनका दमन किया, जिनमें पूर्ण प्रसून वाजपेयी, अभिषेक शर्मा, रवीश कुमार, आलोक दुबे, अशोक वानखेड़े और टाइगर, ये कुछ पत्रकार हैं
जो कि पत्रकारिता करते थे, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनके चैनलों से बाहर करा दिया, जो मीडिया में चेक एंड बैलेंस की पोजीशन होनी चाहिए थी, और इस चुनाव में जिस प्लेइंग लेवल फील्ड की बात की जा रही है, हमें लगता है कि भारतीय चुनाव आयोग पूरी तरीके से गुमराह और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। चुनाव आयोग को आगे आकर के अपनी विश्वसनीयता को जाहिर करना चाहिए। इस प्रकार से हम इतिहास में जो चुनाव आयोग है, अगर नाम लेना चाहेंगे तो उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में नहीं बल्कि काले अक्षरों में काली स्याही से लिखा जाएगा कि 2024 का चुनाव कराने वाला चुनाव आयोग सबसे घटिया था। कोई दो राय नहीं मुझे इसे कहने में। मैं अब दूसरे चरण के लिए जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं वो निर्णायक भूमिका में पहुंच चुके हैं। इंडिया गठबंधन ने प्रथम चरण में अपनी बढ़त को बना लिया है। लगभग वो 65 से 70 सीट जीत रहे हैं, बाकी की सीटें अदर लोग जीत रहे हैं। और दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है, लोगों को अपने बूथ पर जाकर के वोटिंग करनी चाहिए। और अगर आप वोट किसी को नहीं देना चाहते हैं तो जो हमारा नोटा है उसको दबाना चाहिए, लेकिन वोटिंग अवश्य करें ताकि सरकार को इस बात का एहसास हो कि हमारी नीतियां और हमारी सोच जो है, लोग उससे विपरीत भी सोचते हैं। भारत एक मल्टी फंक्शनल बहुआयामी कंट्री है, देश है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। उनकी अपनी आस्था विभिन्न प्रकार के इष्टों में है, विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं। जिस प्रकार से किसी बागीचे में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं, लगाए जाते हैं, तो वो देखने में सुंदर लगते हैं। लाल गुलाब है, कमल का भी फूल है, चमेली का वाइट फूल है और ट्यूलिप का पुष्प है। इस प्रकार से हमारे गुलदस्ते में कई पुष्प हैं जो कि इनको हम विभिन्न धर्म कह सकते हैं। हमारी तहजीब गंगा और जमुनी है। तो हमारा यही कहना है सभी से। हालांकि मेरे भी 4 बच्चे हैं, लेकिन अब मेरे ये बात समझ में आ रही है कि हमें जनसंख्या वृद्धि को रोकना चाहिए, उसको स्थिर करना चाहिए। इस प्रकार से योजनाएं बनानी चाहिए ताकि देश की जनसंख्या अगर जो है घटे ना तो कम से कम बढ़े भी ना। हमें अपनी जनसंख्या को 120 करोड़ के आसपास ही स्थिर करके रखना है, जो हमारे और हम सब के लिए हित में होगा। हमें B2/2 की नीति को अपनाना होगा। वैसे तो मैं कहना चाहूँगा कि B2/1 हम दो हमारा एक के रास्ते पर चलना होगा, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, ये होना चाहिए। साथियों, किसी भी चीज़ का में जो बदलाव होता है वो तानाशाही से नहीं, कानून बनाकर नहीं, बल्कि रिफॉर्म, उसमें सुधार करने से होता है। तो हमारे जो धार्मिक लोग हैं विभिन्न धर्मों से संबंधित, उनके धर्मगुरुओं को जनता में इस प्रकार का प्रचार करना चाहिए कि बढ़ती हुई जनसंख्या हम सबकी कमर तोड़ रही है। इससे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी, आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे ये देश में बने रहेंगे जब तक हमारी आबादी जो है स्थिर नहीं होगी। मेरे हिसाब से हमने जो आंकड़ा दिया, इस देश की आबादी 120 करोड़ से अधिक ना हो। साथियों, मैं कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मैं सुनील भारती, बौद्ध। आप सभी को का मंगल हो। भवतु समंगलम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार, आदावर्ज।